यूपी टेट के अध्ययन के इस क्रम में आज हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की क्लास लेने वाले हैं। और आज जब हम ये क्लास ले रहे हैं, यूपी टेट के एग्जाम में लगभग 20 दिन शेष बचे हुए हैं, तो इस क्लास को आप जरूर लीजिए, क्योंकि आज हमने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिससे आपका यूपी टेट का एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। क्योंकि अगर आपके पास 10 से 15 दिन भी बचे हुए हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 दिन बचे हैं, और अगर आपके पास 10 से 15 दिन भी बचे हैं तो भी आपके लिए ये कोर्स पूरी तरीके से फायदेमंद होगा। और एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे जो क्लासेस दी जाएंगी अगले 20 दिन 4 सब्जेक्ट की क्लासेस डेली मिलने वाली हैं। एक तो सीडीपी की डेली क्लास मिलेगी, हिंदी की डेली क्लास मिलेगी, इसके अलावा ईवीएस की डेली मिलेगी और संस्कृत की डेली क्लास मिलेगी। बाकी मैथ को हम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करेंगे, मैथ को यहाँ पे आपके सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और बहुत समझाना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये 4 क्लास तैयार करने में हमें कम से कम 15 से 16 घंटे का टाइम लगेगा दोस्तों। ऐसे समझ लीजिए, ये जो 4 क्लासें हम आपको देंगे, यहाँ हम कम से कम अपने 15 से 16 घंटे कंज्यूम करेंगे, तब आपके पास ये 4 क्लासें डेली आ पाएंगी। तो ऐसे समझ लीजिए कि मेरा सोना जो है दोस्तों, एक तरीके से नींद बहुत ही कम लेनी पड़ेगी, तब आप लोगों के लिए इतना कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ ये मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है हमारे, जो आप लोगों को अगर नहीं पता जिनको, तो उनको मैं बता देता हूँ। मैंने टेट के सभी एग्जाम्स मिला लें तो 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, जिसमें यूपी टेट में हमारा हाईएस्ट स्कोर 116 नंबर का है। और राजस्थान यानी रीट में ये जो होता है उसमें 127 नंबर है प्राइमरी में। और यहाँ पे देख सकते हो सीटेट में भी 120 नंबर है प्राइमरी। बाकी ये एमपी टेट है, ये अपर प्राइमरी का यूपी टेट है, और ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम का यूपी टेट है 2019 का। तो हर बार 90 अब अभी नंबर आ ही जाते थे, बहुत ही छोटे थे उस टाइम तो दोस्तों, 6 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। तो इन सब जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको 20 दिन के लिए तैयारी कराऊंगा यूपी टेट की, और 20 दिन में आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है तो भी आप इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि हम जो क्लासेज रखते हैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखते हैं, और हमारी क्लासेज सभी लोगों को पसंद आ रही है। हमारे पास हजारों ऐसे कमेंट आ चुके, मतलब हमारे मैसेज आते हैं मोबाइल पे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ इसी तरीके से पढ़ाते रहिए। क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते, जो टू द पॉइंट स्टडी होती है उसी को पढ़ाते हैं। चाहे तो हम भी बोर्ड पर पढ़ा सकते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, चीज़ें कम समझ में आती हैं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है। और जो यूपी टेट में आएगा बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपकी पढ़ाई कराएंगे। तो दोस्तों 2 मिनट का समय हमने ले लिया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, इसलिए हम अपनी विषय वस्तु पर वापस लौटते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। ये आपकी इन्वायरमेंट यानी ईवीएस की पहली क्लास है। इसी तरीके से आपको 20 क्लासेज मिलेंगी अगले 20 दिनों तक। तो ये 20 क्लासेज में आपका ईवीएस बिल्कुल मतलब पानी की तरह साफ हो जाएगा, और उसमें से आप बड़े आराम से 23 से 24 नंबर का स्कोर कर सकते हो। मैं 23 से 24 बताऊंगा, मैं 28-29 नहीं बताऊंगा, क्योंकि बात ये ईवीएस का सेक्शन थोड़ा ब्रॉड है। यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, और आपका जियोग्राफी भी आता है, और यहाँ पे साइंस भी आता है जिसमें डिजीज वगैरह होती हैं, और एनवायरनमेंट का सेक्शन भी आता है। तो ये 20 क्लासेज अगर आप देख लोगे, जो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, 20 मिनट के आसपास होती हैं क्लासेज हमारी, तो यहाँ पे 23 से 24 बल्कि 25 नंबर तक आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो ये 20 क्लासेज जरूर देखिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, तब हम क्लास शुरू करते हैं। 1 मिनट का टाइम लगेगा, प्लीज़ हमको दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से अपनी तैयारी जल्दी से कर सकें, तो हमारी ये नोट्स हैं जिनको मैंने पढ़ के कई बार एग्जाम्स निकाला है। देख सकते हो कितने अच्छे नोट्स हैं। ये ईवीएस का है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये आपका वो सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, तो ये नोट्स ले सकते हो। और इनकी फीस जो रहने वाली है मात्र 200 रुपीज़ रहती है। तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। ये हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये देख सकते हो, ये सारे हम आपको भेज देंगे। ये भी है सब, ये ईवीएस है, सॉरी ये सीडीपी है, ये सारे नोट्स हम आपके पास भेज देंगे मात्र 200 रुपीज़ में, जिससे आप अपनी तैयारी जल्दी कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 20 दिन का टाइम लगेगा, आप इन नोट्स को 2-2, 3-3 दिन में पढ़ के खत्म कर लीजिए, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं नंबर भी लिख देता हूँ उससे पहले, 80 77 33 59 92, ये नंबर है। 8077335992, इस तरीके से आप मैसेज कर दीजिए, आप नोट्स ले लीजिए। अब हम अपनी ईवीएस क्लास को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट ईवीएस की क्लास है। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। 4 सब्जेक्ट की मिलेंगी यहाँ पे, सीडीपी और हिंदी, यहाँ पे बता देता हूँ, ईवीएस और संस्कृत, ये 4 सब्जेक्ट की डेली क्लास मिलेंगी अगले 20 दिन तक। और ये चारों सब्जेक्ट आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों की तैयारी बहुत लो लेवल की है, और यहाँ से चारों क्लास लेते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका यूपी टेट पास हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले परिवार के बारे में जानेंगे। ईवीएस में यहाँ से क्वेश्चन आया है यूपी टेट में, जो परिवार होता है इसमें किस तरीके से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम परिवार का अर्थ बता देते हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा।
ठीक। तो परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार एक ऐसी इकाई होती है जिसमें माता पिता व उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं जो दायित्व व प्रेम की भावना से भरे होते हैं। ये इसलिए बताया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो परिवार क्या होता है? परिवार एक ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता व उनके विवाहित बच्चे होते हैं और अविवाहित बच्चे भी होते हैं, और इसमें परिवार में जो सभी लोग होते हैं वो एक दूसरे के दायित्व और प्रेम की भावना से भरे होते हैं, यही परिवार कहा जाता है। एक ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की परिभाषा उन्होंने दी है। तो ये कहते हैं कि परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के संबंध निश्चित होते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिसमें संतान उत्पत्ति हो व इनका पालन पोषण हो। बस इस तरीके से आप याद कर लो। मैकाइवर एवं पेज में ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक ये रहेगी, स्त्री पुरुष के संबंध निश्चित होते हैं। बस इतना याद कर लो, आपकी ये हो जाएगी। बाकी परिवार के कार्य हम कुछ देख लेते हैं। परिवार के कार्य क्या है? जैसे कोई बच्चा, उसका पालन पोषण परिवार करेगा, बच्चे को शिक्षा दिलाएगा, बच्चे का समाजीकरण होगा। मतलब समाजीकरण से मतलब होता है बच्चे 4 लोगों के साथ जा रहा, मतलब किसी भी फंक्शन में जा रहा है, किस तरीके से बात करेगा, लोगों में घुलेगा मिलेगा, ये सारा समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। सुरक्षा, परिवार में सुरक्षा मतलब माहौल ऐसा लगता है जैसे हम सुरक्षित हों, बच्चे हों या कोई बड़े हों, जैसे दादा दादी के साए में रहकर मम्मी पापा आपके जो हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं, और आप मम्मी पापा के साए में रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हो। तो ये परिवार में सुरक्षा की भावना होती है। जैसे अगर आप कहीं मान लेते हैं, ये हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं 1 मिनट में। आप मान लो दुबई रहने चले गए अकेले, तो वहां पे आप असुरक्षित महसूस करोगे, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, और अपने घर में रहोगे, परिवार के साथ रहोगे तो हमेशा सुरक्षित महसूस करोगे। तो यही सुरक्षा की भावना। बाकी परिवार का कार्य मनोरंजन करना भी एक तरीके से होता है। हर किसी के साथ घुलते मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और साथ में ही इससे मनोरंजन भी होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन की भावना आ रही। मतलब आपने देखा होगा डिप्रेशन आजकल किसको ज्यादा होता है? वो उसी को होता है जो अकेला रहता है ज्यादा, या मतलब परिवार के अगर 8 से 10 लोग साथ रहते हैं तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में परिवार बदल चुके हैं। अब वो बात नहीं रही जो पहले होती थी। पहले प्रेम सहयोग सब चीजें होती थी, लेकिन आज की डेट में हर एक के साथ ऐसा नहीं है। परिवार मतलब आज की डेट में दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मतलब कलेश का एक माध्यम बनकर रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाकी भावनात्मक आधार परिवार का कार्य है भावनात्मक आधार प्रदान करना, और प्रेम मतलब घर परिवार में रहोगे तो एकदम अच्छा लगता है, प्यार होता है एक दूसरों में, तो ये भी काम है। बाकी नैतिक विकास, जैसे कोई बच्चा है तो उसका नैतिक विकास मतलब उसे संस्कार दो, नैतिकता सिखाओ, किससे कैसे बात करनी है, किससे क्या। तो ये सारे परिवार के कार्य हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में यहाँ से यहाँ तक आया होगा। बाकी हमारी टीचिंग की जो शैली है वो इसी तरीके की है, और बहुत लोगों को पसंद भी आ रही है ये शैली। लोग कहते हैं, कई सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं जिसमें लोग कहते हैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही पढ़ाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम भी बचता है और हमें टू द पॉइंट जानकारी भी मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद बहुत सारा। तो यहाँ पे प्रकार, यहाँ पे हम चाहते तो पूरा लिख सकते थे परिवार के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन वो इतना फालतू में क्यों लिखो, ऐसे लिख लो परिवार के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि टाइम कम है, हमें सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। इसका कोई मतलब नहीं होता हम यहाँ पे लिखते परिवार कितने प्रकार के होते हैं फिर लिखते 2 प्रकार के, क्या मतलब है? एक शब्द में लिखोगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा हमें। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज एकल परिवार, और सेकंड वन इज संयुक्त परिवार। मतलब एकल परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है, ये 2 प्रकार के परिवार होते हैं। तो पहले हम एकल परिवार देख लेते क्या होता, जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हों, ये एकल परिवार की डेफिनेशन है। एकल परिवार जिसमें पति पत्नी रहेंगे और उनके अविवाहित बच्चे, मतलब जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है वो बच्चे रहेंगे, तो ये एकल परिवार कहा जाएगा। तो एकल परिवार के गुण भी कुछ होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो गुण क्या होते हैं? पारिवारिक कलह की संभावना नहीं, मतलब कलेश जो होता है, कलह होती है, वो संभावना कम हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं तो वहाँ पे लड़ाई होती रहती है, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे, और कम लोग रहेंगे तो पारिवारिक कलह नहीं होगा। बाकी खर्चा कम होता है। देखो एकल परिवार है तो जाहिर सी बात है खर्चा कम होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार है और कोई कमाने वाला एक है तो उसे बहुत सारा खर्च करना पड़ता है, ठीक, खर्चा ज़्यादा होता है। अब इसीलिए लोग एकल परिवार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने खर्चे देखने हैं। जैसे कोई मतलब लेडी जब वो एकल परिवार की तरफ क्यों शिफ्ट हो गई, क्योंकि वो चाहती है हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बच्चों के पास पैसे रहे खर्चा करने के लिए, इसलिए वो एक तरफ जाती है। बाकी शांत माहौल रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह भी नहीं होती है। कुरीतियों का अभाव होता, ये हमें पता कि जो आडंबर ढोंग पाखंडता होता है ये बड़े बूढ़े या फिर ज़्यादा 7 लोग होंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर अकेले होंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आज की डेट में लॉस ही होती जा रही हैं, बहुत चीज़ें छूटती जा रही हैं, तो कुरीतियाँ कम हो रही। बाकी व्यक्तित्व विकास के अवसर मिलते हैं, क्योंकि खुद ही डिसीजन लेना होता।
तो ये तो गुण हो गए। तो देख लीजिए आप, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी आप देख लीजिए, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक ही डेफिनेशन याद कर लीजिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? तो ये अरस्तु का कथन है, आ सकता है। तो अब एकल परिवार के हम कुछ दोष भी देख लेते हैं, क्योंकि खूबियाँ तो हमने बहुत सारी देख ली, क्वालिटीज़ देख ली, अब यहाँ पे कुछ दोष देख लेते हैं। तो बच्चों में संस्कारों का अभाव हो जाता, जैसे दादा दादी साथ में नहीं रह रहे हैं या कोई बड़ा व्यक्ति साथ में नहीं है तो संस्कारों का अभाव हो जाता है, बच्चों में संस्कार नहीं मिलते हैं। बच्चों का भाषाई विकास भी कमजोर होता है, सही बात है। जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो बच्चे खूब बातें करेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छा रहेगा। बाकी अकेले अकेले रहेंगे तो शांति से बैठे रहेंगे तो उतना भाषाई विकास होगा नहीं। संकट की स्थिति में परेशानी भी अधिक होती है, जैसे कोई भी दिक्कत आ जाए, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए या कोई भी मेंटली प्रेशर आ जाए तो किसी से बातचीत नहीं करोगे तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अकेले रहोगे तो। सामाजिक रूप से कम सुरक्षित होता है एकल परिवार, क्योंकि हम अकेले कहीं रह रहे, जैसे सब साथ में रह रहे, दाऊ चाचा दादा दादी, तो थोड़ी मजबूती लगती है, अच्छा लगता। और वहीं आपके पिताजी अकेले दूसरे शहर में रहने आ गए तो सुरक्षित थोड़ी कम भावना रहती है। ऐसा तो लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर कोई मार भी सकता, पीट भी सकता, तो ऐसा तो होता। बाकी एकल परिवार में एक दोस्त ये है, प्रेम सद्भाव सामंजस्य व सहयोग का अभाव रहता। चलिए अब हम संयुक्त परिवार के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो संयुक्त परिवार क्या होता? जब माता पिता के साथ विवाहित बच्चे भी साथ रहने लगें। तो एक तो ये डेफिनेशन है, माता पिता के साथ बहुत सारे विवाहित बच्चे भी रह रहे हैं, मतलब जितने भी बच्चे विवाहित हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे। या फिर दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक साथ रह रही हो तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता। दो या दो से अधिक पीढ़ियां, जैसे हमारे दादाजी भी रह रहे और हमारे पापा जी भी रह रहे, दोनों पीढ़ियां हो गई, हालांकि हम भी हैं तीसरी पीढ़ी जैसे देखा जाए तो, लेकिन हमारी शादी हो जाएगी तो परिवार और बड़ा हो जाएगा है। तो संयुक्त परिवार का ये वो होता है परिभाषा। गुण क्या होते हैं? संयुक्त परिवार होगा तो उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, घरेलू बाह्य कार्य होती है, श्रम विभाजन की सुविधा। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो घर के काम सारी महिलाएं इकट्ठे होकर कर लेंगे, बाहर के काम सारे पुरुष होकर इकट्ठे कर लेंगे, तो किसी एक पे थकावट ज़्यादा नहीं होती है। सदस्यों में त्याग की, सहयोग की और मानवीय मूल्यों का विकास, ऐसी भावनाएं होती हैं। जैसे सब लोग साथ रह रहे तो छोटे भाई के लिए सब भाई सोचेंगे हाँ ठीक है, कुछ ज़रूरत पैसे की पड़ेगी तो वो भी दे देंगे। और यहाँ पे एक संयुक्त परिवार में बच्चों का चहुमुखी विकास हो जाता है, जैसे भाषाई विकास तो होता ही है, दादा दादी नैतिक विकास भी करा देते हैं, और समस्या समाधान गुण भी बच्चों में आ जाता है, क्योंकि वो और अपने चाचा दाऊ के बच्चों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो समस्या समाधान का जो क्वालिटी है वो भी आ जाती है बच्चों में। दोस्त क्या होते हैं संयुक्त परिवार के? तो पारिवारिक कलह तो होती है, जब सब साथ रहेंगे तो कलह होगी। स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है, सही है। काम की अधिकता हो जाती है, मतलब स्त्रियों के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए, पूरे दिन लगी रहती हैं। और निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो जाती है, क्योंकि बड़े ही निर्णय लेते रहते हैं तो छोटों को निर्णय लेने के अवसर नहीं मिलते। तो यही है परिवार। और यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आ ही जाएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अगर आप नोट्स ले लेते हैं, ये 200 रुपये के कोर्स में इनरोल होते हैं, तो आपको ये हमारी सारी क्लासेस की PDF भी मिल जाती हैं। और ये सारे जो नोट्स हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं ओनली 200 रुपीज़ में। काफ़ी कम फीस है, क्योंकि सभी लोगों के पास थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से वैकेंसी भी नहीं आई, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, तो इसलिए ओनली 200 रुपीज़ का हमने कर दिया। बाकी कई लोग हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल सकता जितना अच्छा हम आपको 20 दिनों में दे देंगे। जितनी अच्छी तैयारी हम आपकी 20 दिनों में कराने वाले हैं, उतनी अच्छी तैयारी कोई, मतलब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूँ। मैं बड़े आराम से 15 घंटे आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ अगले 20 दिन। मुझे खुद मेहनत करनी है, तो मैं खैर दूसरों पे उंगली तो नहीं उठाता, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप लोग ये 4 क्लासेस डेली आएंगी, इनको करते रहिए। फिर पेपर दे के आप यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा, कॉमेंट सेक्शन में देखिए, सब लोग अपना जो अनुभव है वो सब बताएंगे, क्योंकि हमें इसके बाद सुपर टेट की तैयारी भी आप लोगों की करानी है। सुपर टेट का सारा कंप्लीट मटेरियल है हमारे पास। ये 20 दिन बाद यूपी टेट हो जाए खत्म, फिर सुपर टेट पे आएंगे। चलिए परिवार खत्म हो गया। हाँ, अब हम बात करेंगे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ाई दिया था। एनवायरनमेंट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का एनवायरनमेंट शब्द से बना है। परिधन आवरण से मिलकर होता है, परि का मतलब चारों तरफ होता है, आवरण का घेरे हुए, ये बता दिया था। तो आज हम यहाँ से करेंगे, वो बिल्कुल बेसिक है, आगे बता देंगे। अगर आप पहली क्लास देख रहे हो तो आगे रिपीट हम कर देंगे, अभी आप यहाँ से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस का कथन है, और ये कई बार आ चुका है ये कथन, जो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसको याद कर लो, ये रॉस का कथन है पर्यावरण के संबंध में। बाकी पर्यावरण जीवित व अजीवित दोनों घटकों का सम्मिलित रूप होता है। जीवित घटक जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, ये जीवित हैं। अजीवित घटक पेड़, ये टेबल, कुर्सी, हवा, प्रकाश, तापमान, ये सब अजीवित घटक हैं। तो इन सब का सम्मिलित रूप होता है, तथा इसके 3 घटक भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके 3 कंपोनेंट क्या हैं। एक होते हैं जैविक घटक, इसमें वो लोग आएंगे जो सांस लेते हैं। एक तरीके से अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जो लोग सांस लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे तो लेते ही हैं, रेस्पिरेशन करते हैं।
और जंतु व मानव मतलब सभी जानवर और मानव भी सांस लेते हैं, और अपघटक वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। और अजैविक घटक अब हम देख लेते हैं। अब घटक कौन कौन होते हैं? ये आपके जीवाणु, जीवित व अजीवित के बीच की कड़ी, जो बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु आ जाएंगे, और कवक आ जाएगा अब घटक। तो अब हम अजैविक घटकों के बारे में बात करेंगे। अजैविक घटक क्या है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल बोले तो अपनी पृथ्वी की भूपरपटी, ऊपरी परत। जलमंडल मतलब ये महासागर वाला एरिया, और वायुमंडल ये अपने पृथ्वी के ऊपर वाला एरिया जहाँ पे वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, वो चीज। बाकी तीसरा है ऊर्जा घटक, जैसे सौर ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, तापमान में भी ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा कर लो यहाँ पे, ठीक। अब हम पर्यावरण का विषय क्षेत्र देख लेते हैं, पर्यावरण में किस चीज का अध्ययन किया जाएगा। तो स्थल मंडल, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप यहाँ से देख लीजिए, जरूर क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट लगेगा। वीडियो पूरा देखिए, ज़्यादा बड़ा तो हम वैसे भी नहीं बनाते, 2 घंटे का 1.5 घंटे का ऐसा बनाते ही नहीं है, 20 से 25 मिनट के आसपास का रहता है, इसीलिए क्योंकि हम आपको उतना ही पढ़ाना चाहते हैं क्लास में जो आपको लर्न अच्छे तरीके से हो जाए और समझ में अच्छे से आ जाए। तो हम पहले स्थल मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रह, पृथ्वी की कर लो या ग्रह की कर लो, कुछ ही कर लो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर जीव जंतु निवास करते हैं तथा जो खनिजों से भरपूर है, स्थल मंडल कहलाता है। मतलब अपनी ये भूपरपटी जिस पे हम लोग खड़े वगैरह हैं, यही सब स्थल मंडल का पार्ट है, थोड़ा सा अंदर तक। बाकी जलमंडल के बारे में हम देख लेते हैं। तो 71% भाग पृथ्वी का जल से घिरा है। कितना? 71%, क्योंकि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 में से 71 इकाई जो है ये पृथ्वी का जल से घिरा। शेष 29% जो स्थल भाग है ये पृथ्वी का पानी से घिरा है। माफ कीजिए, ये जो शेष 29% है ये स्थल है, क्योंकि 100% होती है कोई चीज, जैसे ये 100% है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 71% इतना ये सारा 71% के आसपास हो जाएगा। ये सारा क्या है? आपका जल है, जल से घिरा हुआ महासागर वगैरह है। और ये जो आपका 29% बचेगा ये स्थल है, मतलब खाली जमीन है जिसपे पशु पक्षी मानव पेड़ पौधे हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे जलमंडल क्या, 71% भाग पृथ्वी का जल से घिरा है, शेष 29% स्थल है, मतलब बिना पानी का। और पृथ्वी के पानी का 97% भाग, और जो देखो अब एक चीज और दिखाते हैं। अभी क्या था यहाँ पे समझिए, पृथ्वी ये है पूरी, तो इस पृथ्वी में से 71% क्या है? पानी से घिरा है 71%, और 29% क्या? स्थल है, मतलब जमीन है। तो ऐसे समझ लीजिए, ये सब इतना तो पानी है 71% के आसपास, और ये 29% स्थल है, स्थल। चलो अब 71% पानी जो है ये भी अपने आप में 100% माना जाएगा। तो इसमें से क्या क्या है? इसमें से 3 चीजें। 97% पानी तो इसमें महासागर का है, कौन सा? समुद्र का, जो अपने आप में 100% पानी है ये। इसमें से 97% पानी समुद्रों में है, और 2% पानी कहाँ पे है? बर्फीले इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, जैसे ध्रुवों पर, ठीक। और बाकी जो 1% पानी है ये हमारे पीने लायक है, जो नदी में है, नदी में, तालाबों में और झरनों में, जो हमारे आसपास हो। और इसके अलावा इसी 1% में क्या? भूमिगत जल है, जो नीचे से निकलता है, अपने लोग पाताल से निकालते हैं, जिसे बोलते हैं भूमिगत जल है। ये सब 1% पानी है अपने पीने लायक, क्योंकि बाकी ये जो अंटार्कटिका में वगैरह में ये चट्टाने वगैरह वहाँ से तो हम लाने से रहे, क्योंकि बर्फीले चट्टाने वहाँ से तो लाएंगे नहीं। और ये 97% पानी है, ये सॉल्टी वाटर है, ठीक है, मतलब नमकीन पानी है, तो इसको तो हम पियेंगे नहीं। सिर्फ 1% पानी हमारे पीने के लायक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे इसी तरीके से समझाते हैं, और चीज़ों को हम रिपीट भी करते रहते हैं, जिससे आपको याद बना रहे और आप भूलें नहीं हैं। तो स्थल मंडल क्या था? ये ऊपरी परत थी। जलमंडल क्या है? ये जल वाला हिस्सा, और जल वाले हिस्से में अपनी पृथ्वी जो टोटल है 71% जल है, बाकी 29% में पृथ्वी है। तो जो आपका 71% जल है, इसमें से जो 97% है वो समुद्र में है, नमकीन पानी, और 2% बर्फ के रूप में है, और 1% पानी हमारे भूमिगत जल है, जो धरती के नीचे है, नदी नाला तरने, वो ताले झील। तो ये 1% है, ये मीठा पानी है जिसे हम पीते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम वायुमंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो वायुमंडल को तो हम सब जानते हैं, हम खड़े हैं, ये वायु में ही खड़े हैं, ऊपर तक वायुमंडल ही है, ठीक है। वायुमंडल का मतलब हवा मंडल, जहाँ पे हवा पाई जाती है वो वायुमंडल है, सीधी सी बात। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करेंगे, सिंपल समझ के चलेंगे। जो हवा वाला एरिया है वो वायुमंडल है। तो वायुमंडल बहुत सी ब्रह्मांडीय किरणों तथा सूर्य के विद्युत चुंबकीय किरणों को अवशोषित कर उसके दुष्प्रभाव को कम कर देता। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होगा ऊपर तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी अल्ट्रावायलेट सूर्य की किरणें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो फिर
वो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे। और अगर वायुमंडल नहीं होगा तो ऊपर से चट्टाने वगैरह आती हैं, उल्कापिंड आते हैं, वो घर्षण के कारण जलेंगे ही नहीं, सीधे पृथ्वी पर गिरेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए वायुमंडल है। बाकी वायुमंडल में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होती है। मतलब अभी मैंने क्या बताया, हर एक चीज कैसी होती है, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो इसी 100% में से आपका क्या, देखो यहाँ से फिर मैं एक बार बता देता हूँ, जो चीजें हैं 3 चीजों में डिवाइड करो। 78% क्या है इसमें, नाइट्रोजन। ये जो पूरी वायु है 78% नाइट्रोजन है। ओके, अब यहाँ पे 21% क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है। और कितना हो गया, 78 और 21 हो गया, ये आपका 99% हो गया। अब 1% में क्या है, देखो एक तो आपकी 0.93% ये आपकी है ऑर्गन, आर्गन जो गैस है आर्गन। ठीक, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से मिला के ये संगठन बनता है। अभी आप ये 4 याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि 100% वायु में क्या है, 78% नाइट्रोजन। याद करो, अभी कराते हैं हम आपको। 78% क्या है, नाइट्रोजन। बाकी 21% क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हो गई, 99 हो गई। अब 1% बचा, 1% से भी 0.93% में क्या है, मतलब 1% से भी कम, 93% में आर्गन है। और 0.03% इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ये 4 याद कर लो, 78% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बस, क्योंकि आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज ये लास्ट पेज है हमारी PDF का। और यहाँ से अब आपको देख के खुद ही लग रहा होगा हाँ क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक आपका परिवार हमने कंप्लीट करा दिया। यहाँ से हमने पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल बता दिया। वायुमंडल से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अभी जलमंडल के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई। अब देखिए जैवमंडल क्या होता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये 3 मंडल हो गए। चौथा मंडल होता है हमारा जैवमंडल। तो ये जैवमंडल ऐसा मिश्रण है जहाँ पे ये मान लो आपका स्थलमंडल है, ये आपका जलमंडल है, ये आपका वायुमंडल है। तो ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं तो उस एरिया को हम जैवमंडल कहते हैं। और यहाँ पे प्राणी निवास करते हैं। क्योंकि आप देख लो, अकेला समुद्र होगा, समुद्र के अंदर कोई रह लेगा नहीं, रह लेगा ना। ये हमेशा यहाँ पे रहेगा प्राणी, जहाँ पे पानी भी होगा, जहाँ पे हवा भी होगी, और जहाँ पे धरती भी होगी। ये तीनों चीजें होंगी, वहीं पे तो रहेगा। तो ये तीनों चीजें जहाँ पाई जाती हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। कितना सरल है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं उस स्थान को जैवमंडल कहते हैं। खत्म। अब हम देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, या उससे पहले इकोलॉजी को पढ़ा देते हैं क्योंकि ये पहले पढ़ाया जाएगा। तो पारिस्थितिकी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। और वातावरण तथा जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब वातावरण, ये सारी चीजें हो गई, और जीव समुदाय, हम लोग और जानवर लोग, तो इन सब के बीच के पारस्परिक संबंधों को, मतलब वातावरण और हमारे बीच में जो भी संबंध बना हुआ है, इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, हम इकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी में इसका हम अध्ययन करेंगे। और देख लेते हैं पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। ये याद कर लो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने। ये वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल, और कब किया, 1866 में किया था। इकोलॉजी हो गया खत्म। अब हम इको सिस्टम को देख लेते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। ये अकेला पारिस्थितिकी है, जबकि ये पारिस्थितिकी तंत्र है, सिस्टम है ये। तो इसमें क्या, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं व भौतिक पर्यावरण के सामूहिक रूप को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या, हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु और ये सारा एनवायरनमेंट, इन सब चीजों को जब हम मिला लेते हैं तो उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यहां से भी आप याद करो क्या, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। एजी टेंसले ने अपनी पुस्तक में 1935 में किया था। अब देखो, अब मैं आपको ट्रिक बताऊं। पहले इंसान छोटा होता, ठीक है, फिर बाद में बड़ा हो जाता। तो देख सकते हो यहाँ पे पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी एक शब्द की है, तो ये पहले आई और फिर बाद में इंसान बड़ा हो जाता, वैसे ये भी बड़ी हो गई। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र 2 शब्दों की हो गई। ठीक, ये आई थी 1866 में, फिर ये आई 1935 में। मतलब ये अगर देखे जाए तो 35 साल इधर है और 34 इधर है, करीब 69 ईयर्स हो गए। ये 69 ईयर्स बाद आया। तो पहले छोटा रहता इंसान तो पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी आ गई, फिर इंसान बड़ा हो जाता मतलब बाद में इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र आ गया। खत्म। याद रखना, पहले इकोलॉजी आएगी फिर इकोलॉजी सिस्टम आएगा। इकोलॉजी कब आएगी, 1866 में। इकोसिस्टम कब आएगा, 1935 में।
अब देखो कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, कुछ लोग अर्नेस्ट हैकल लगा देते हैं और कुछ लोग पारिस्थितिकी में ये वाले यहाँ पे जो है एजिटेंसले उनको लगा देते हैं। तो अब सुनो, अर्नेस्ट हैकल दो शब्दों का ये नाम है, जबकि ए जी टेंसले ये तीन शब्दों का नाम हो गया। ए जी टेंसले तो बड़ा वाला बड़े वाले में रहेगा और छोटा वाला छोटे वाले में रहेगा। देखो आगे समझ में, अर्नेस्ट हैकल छोटा लग रहा तो इकोलॉजी में डाल देना, ए जी टेंसले तीन अक्षरों का बड़ा है तो पारिस्थितिकी तंत्र में डाल देना, खत्म बात। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको याद भी हो गया होगा। अब हम तीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब आई? 1952 में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1985 में आई, 85 में हुई, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम आपको सारे पढ़ाएंगे अब आने वाले टाइम में। यहाँ पे हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, जो विटामिन वगैरह के नाम है, और इसके साथ साथ कुछ आपके ये होते हैं टमाटर वगैरह में कौन सा अम्ल वगैरह पाया जाता है, ये चीज़ें सब आपकी क्लियर कराएंगे। किस पदार्थ का किस चीज़ का कौन सा भाग खाया जाता है, जड़ तना वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। तो पूरा एनवायरनमेंट आपको इन 20 क्लासेज में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अपना परिवार है। अपने परिवार को बढ़ाने में आप लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा बताओ। तो अपना परिवार समझ के इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी अपना परिवार समझ के कर दिया करो, क्योंकि वीडियो को लाइक करोगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हम भी आपके लिए कंटेंट डेली इसी तरीके से बनाते रहेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में ना आए जरूर पूछ लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि हमने बताया बार बार अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी आपको स्कोर कार्ड दिखाएं। बस हमने एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं तो उसी के अनुभव पर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपका भी बड़े आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी ये सारे नोट्स की जो PDF चाहते हैं आप, तो मात्र 200 रुपये में ये सारी नोट्स की PDF आपको मिल ही जाएगी। और इसके अलावा जो क्लासेस कर रहे हैं ये सारी PDF भी आपको उसी नोट्स में मिल जाया करेंगी। तो आपको लिखने की टेंशन खत्म, और 20 दिन में आप देखना, खुद ही मेहनत करते रहना, 20 दिन में आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आप खुद कहोगे कि सर हमने 4 महीने पढ़ाई करी फिर भी इतना समझ में नहीं आया जितना आपने 20 दिनों में पढ़ा दिया। एक चीज़ और बता देते हैं, आपका एग्जाम पास में आ चुका, अब कभी भी हाइपर नहीं होना, डरना नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ये लगे कि अब मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मेरी तैयारी नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। आपकी तैयारी है इसलिए आपको डर लग रहा। बाकी एक सेशन लेंगे इस चीज पे कि आपकी तैयारी क्यों नहीं हो पाई, या फिर हो गई तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ें, ये कहाँ से पढ़ें, तो हो सकता है ऐसी स्थिति हो सकती है। बाकी मैंने नंबर बता ही दिया था, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, 8077335992। इस पे मैसेज करके मात्र 200 रुपीज में सारी PDF आपको मिल जाएंगी, सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आप अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। बाकी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।